करते हैं अब स्टार्ट। लेक्चर 6। एक मिनट है। सर, हाँ बेटा बोलो। आपने मुझे याद दिलाने के लिए कहा था शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, और एक और मैंने आपको जो क्वेश्चन भेजा था हाँ ना। बेटा, जब वो टॉपिक आएगा ना तब याद दिला देना, ठीक है। ओके। चलो तो स्टार्ट करते हैं। ये डिजिटाइजर वायर क्यों नहीं कनेक्ट हो रहा? एक मिनट, वायर को क्या हो गया? हो गया। चलो तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले स्क्रीन विजिबल है सबको, ऑनलाइन स्टूडेंट्स? यस सर, विजिबल है। यस सर। यस। चलो ठीक है। तो सबसे पहला हम सेंटर उठाते हैं। हम बेसिकली सेंटर्स देखने वाले हैं, या पॉइंट से अगर अपन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, तो पता है सभी को पता होगा डिस्टेंस फॉर्मूला, तो ठीक है। एक तो वो पॉइंट हो गया, उसके अलावा डिस्टेंस फॉर्मूला के अलावा और क्या पता है तुम्हें पॉइंट्स पे में अगर देखा जाए तो? मिड पॉइंट फॉर्मूला, उसके बाद आता है हमारा सेक्शन फॉर्मूला। अब सेक्शन फॉर्मूला में एक आध इंपॉर्टेंट चीजें फटाफट बता देता हूं मैं। सबसे पहले तो अगर इंटरनल डिवीजन होता है, क्या बोल रहे हो, m/n, मतलब इंटरनल मतलब अंदर। अगर एक पॉइंट है x1 y1, एक पॉइंट है x2 y2, और बीच में कोई एक पॉइंट है, लेट्स सपोज c, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं अगर m/n में डिवाइड हो रहा है तो क्या तुम ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो? बहुत इजी है। बात करें किस तरीके से, तो mx2 प्लस nx1, ऑपोजिट चलता है, m इधर है तो x2 इधर का, अपॉन में m प्लस n, कॉमा my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। ये हो गया। अब ये अगर एक्सटर्नल डिवीजन में दे दिया जाए तो, वैसे तो मैंने बताया था एक्सटर्नल के अलावा अपन वो माइनस करके कर दो m माइनस n, और उससे हमने देखा था कॉम्प्लेक्स के वक्त। ये तो मेरे a और b हो गए। मान लो c पॉइंट मेरा बाहर है, और अब इस तरीके से दिया हुआ ये मेरा m है और ये मेरा n है। तो अब क्या करेंगे, तो या तो तरीका क्या है, b को बीच में ले लो, ठीक है, और c के कोऑर्डिनेट्स x, y मान लो, और ये कितना हो जाएगा m माइनस n इज टू n, और सॉल्व कर सकते हो, मतलब एक्सटर्नल जैसा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। बट अगर फिर भी फॉर्मूला बनाना ही है तो अपन कैसे बना सकते हैं, ये मेरा x1 y1 है, ये मेरा x2 y2 है, और ये x, y अगर b पॉइंट c पॉइंट, सॉरी ये वाला x2 y2, और c पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हमें, जो कि एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है m/n से, ऑपोजिट चलेगा, ठीक है, याद रखना, सेम लिखना है, बिल्कुल सेम। m ये हो गया, तो x2 वाला लेंगे,
यहां से शुरू होते हुए लिया ना a के करस्पॉन्डिंगली, तो x2 माइनस n x1 अपॉन में m माइनस n, ये हो गया, मतलब n माइनस n से रिप्लेस हो गया, ऐसा भी बोल सकते हो। my2 माइनस ny1 अपॉन में m माइनस n, लिख लो जल्दी से। कोई डाउट? क्लियर है ये तो सबको? ये हो गया हमारा इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला। ऑनलाइन स्टूडेंट्स किसी को भी कोई डाउट? नो सर। ठीक है, बहुत इजी सा पार्ट है। तुम आज की क्लास के बाद पॉइंट्स का पार्ट पूरा खत्म कर सकते हो आरडी से, आज की क्लास के बाद। मैंने तुम्हें शायद स्ट्रेट लाइन की शीट भी दी थी, उसमें से कुछ क्वेश्चन शायद तुमने करना शुरू करे होंगे। ठीक है, सॉल्यूशन मैं आज रात तक भेज दूंगा, और जैसे से अपना सिलेबस कंप्लीट होता जाएगा तुमसे वो क्वेश्चन शीट बनते जाएगी। और भी टॉपिक्स मैंने बता दिए थे कि हमने कौन कौन सा अभी कवर नहीं करे। चलो, तो ये हो गया हमारा सेक्शन फॉर्मूला, ऑलराइट, इंटरनल, और ये हो गया मेरा एक्सटर्नल डिवीजन। छोटा सा क्वेश्चन कि अगर पॉइंट सी दे दे तो कितने रेशो में डिवाइड हो रहा है, तो वो कैसे करते थे, k:1 करके, सबको पता है। ठीक है, अगर तुमसे सेक्शन फॉर्मूला में मतलब रेशो दे दे और एक अननोन पॉइंट के वैल्यू पूछे, या रेशियो, नहीं रेशियो ही पूछ ले तुमसे, तो k:1 और k नेगेटिव आता है तो एक्सटर्नल, k पॉजिटिव आता है तो इंटरनल, ये तो पता है सबको, ये बताने लिखाने की जरूरत तो नहीं है। यस सर। k:1 करके सॉल्व करते थे या λ:1 करके। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं उसके ऊपर। क्वेश्चन लिखना। पॉइंट पूरा खत्म हो जाएगा, पॉइंट सेंटर आज 3,4 1,-3 2,8, ये 3 पॉइंट्स है। फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट C डिवाइड्स A एंड B फ्रॉम A। फ्रॉम A या फ्रॉम B, क्योंकि उल्टा हो जाएगा ना वरना तो रेशियो, इसलिए वो देना जरूरी है। किस पॉइंट, किस तरफ से? सर डिवाइड नहीं कर रहा। ये तो कोलिनियर ही नहीं है। बिल्कुल सही। सुनो अब ध्यान से सब, इसीलिए तो क्वेश्चन दिया था। अगर अपन बात करें, इस पॉइंट को C बोल देते हैं, 2,8, बहुत इजी सा क्वेश्चन है 10th लेवल का, बट ये NTSC में आता है इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, कितने रेशो में डिवाइड करता है, तो अपन क्या लिखते हैं, k:1 लिखते हैं, फिर 2k प्लस 3 अपॉन में k प्लस 1, उसको किससे इक्वेट करेंगे, 2 से इक्वेट करेंगे। और b के गलत लिखे, कोई बात नहीं, ये लो
ओ सॉरी 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 1 कॉमा -3 कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा k +3 अपॉन में k +1, k इंटू 1 1 इंटू 3 अपॉन में k +1 किसके बराबर है? 2 के बराबर है। और दूसरा बताओ -3k +4 अपॉन में k +1 8 के बराबर है। ऐसे लिखते हो ना। अब इसमें गलती क्या होती थी, 10 तक तो तुम क्या बहुत इजीली किसी भी एक से टीचर बोलता था कि किसी भी एक से k निकल जाता है, तो 2 लिखने की जरूरत नहीं है। बट अब जरूरत है, क्योंकि अब तुम जेई की तैयारी कर रहे हो, नॉट बोर्ड्स। ओके, दोनों से k की वैल्यू अलग अलग आ रही है कि नहीं? अगर k की डिफरेंट वैल्यूज आ जाए, इसका मतलब दिस 3 पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर। दिस इज अ टेक्निक टू चेक whether the 3 points are collinear or not using section formula. ये जनरली गुजरात बोर्ड के पेपर्स में पहले आता था कि सेक्शन फॉर्मूला के थ्रू प्रूव करो कि ये 3 पॉइंट्स नॉन कोलिनियर या कोलिनियर। तो दिस इज द मेथड। अगर k की वैल्यू डिफरेंट आ जाए तो हम क्या बोलेंगे? पॉइंट्स क्या हो गए? नॉन कोलिनियर। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक कंडीशन से कर लिया, ऑप्शन आ गया, टिक कर गए, आगे बढ़ गए, पता चला वो नॉन कोलिनियर निकल गया, पता चला एक ऑप्शन था नन ऑफ दिस और वो टिक हो रहा था। समझ आ गया? ठीक है, तो यहाँ पे तो पॉइंट्स नॉन कोलिनियर है, तो कोई डिवाइड करेगा क्या? नहीं, ये 3 पॉइंट्स नॉन कोलिनियर। तो ये चेकिंग है, ठीक है, चेकिंग ऑफ कोलिनियरिटी यूजिंग व्हाट? सेक्शन फॉर्मूला। भूलना मत। ये हो गया। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। एक छोटा सा क्वेश्चन दे दिया मैंने। अगर k पॉजिटिव आता है तो इंटरनल होता है, ये पता ना सबको कि लिख रहा हूं कि अगर पॉजिटिव, मान लो अगर वो सेम आ जाती वैल्यू और k पॉजिटिव आ जाता तो k:1 जो रेशियो आता वो इंटरनल डिवीजन होता, और अगर k क्या आ जाए? नेगेटिव आ जाए, तो हम बोलते हैं एक्सटर्नल डिवीजन। चलो भाई, ये भी हो गया। अब कुछ डायरेक्ट रिजल्ट्स बता देता हूं। मान लो 2 पॉइंट है जिनका प्रूफ भी बता दूंगा, बहुत इजी पॉइंट्स है। x1 y1 x2 y2, ये कोई भी 2 पॉइंट्स है। एक लाइन कितने रेशियो में इन दोनों पॉइंट्स को डिवाइड कर रही है? कोई भी एक रैंडम लाइन, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। लाइन गिवन है तुम्हें, दोनों पॉइंट्स गिवन है, तो कितने रेशियो में डिवाइड करेगी? ये पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं तुम्हें, ठीक है। तो ट्रेडिशनल अप्रोच के अगर स्कूल एग्जाम में आ जाता है, 2 मार्क का ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है जनरली, तो हम क्या मानेंगे? k:1 मानेंगे, और इस पॉइंट को मान लेते हैं c। फाइन, अरे अरे शांति शांति, रुक जाओ रुक जाओ। दूसरे मेथड में देखो डिजिटाइजर बंद कर दिया, पहले भी नहीं पढ़ पाएंगे अपन। ऐसा सब चल रहा था। एक मिनट रुकना ना सर। आ गया, ठीक है। फाइंड पॉइंट सी, और शेल्डन शायद अभी है नहीं, पर एक पॉइंट बताया था उसके नाम पे, क्या पॉइंट ऑफ कि ये पॉइंट किसको सेटिस्फाई करेगा? लाइन को, लाइन की इक्वेशन को। तो लाइन की इक्वेशन तो गिवन ही है, तो क्या तुम अब ये रख के k निकाल लोगे? यूज सेक्शन फॉर्मूला। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट सी निकालने के बाद सेटिस्फाई कर दो लाइन की इक्वेशन में, k निकल जाएगा। अब ये तो हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच, बोर्ड अप्रोच एंड ऑल हो गया। अब दूसरा डायरेक्ट फॉर्मूला, जो कि बहुत इजी है, जो कि तुम खुद डिराइव कर सकते हो इस पूरे तरीके से। तो मुझे बताओ, हम फ्रॉम ए देख रहे हैं,
फ्रॉम ए। तो कुछ नहीं करना, इस लाइन पे पॉइंट ए रख दो, ax1 प्लस by1 प्लस c, और फ्रॉम ए देख रहे हैं। अगर फ्रॉम बी बोलता तो बी का पॉइंट रखता, और नीचे अब बी का पॉइंट रख दो, और इस पूरे के बाहर माइनस लगा दो। ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी k:1 रेशियो। समझ आ गया? बहुत इजी है, शायद बहुत इजी है। तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें लाइन दिया जाएगा, दोनों पॉइंट गिवन होंगे, फ्रॉम बी पूछे तो उस लाइन पे पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स रख दो, एक वैल्यू आएगी, फिर एक्स वाई की जगह वो पॉइंट रख देना। ऐसे ही पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स रख दो, दोनों को क्या कर दो, डिवाइड। बाहर क्या रखना है, माइनस साइन मत भूल जाना। अगर फ्रॉम ए बोले तो ये, फ्रॉम बी बोलेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, ax2 प्लस एन सो ऑन। अगर फ्रॉम बी बोलेंगे तो बहुत इजी है, शायद बस ये याद रख। कर लो, करना हो तो। अगर मैं एक्स एक्सिस के थ्रू बोलूं डिवाइड करे तो और भी इजी हो जाएगा। अब कुछ नहीं है, एक्स एक्सिस का मतलब क्या हो गया, y इक्वल टू 0, तो y बस ये इतनी सी अपनी इक्वेशन। तो ऐसा बोल सकता हूं माइनस ऑफ y1 अपॉन y2, डायरेक्ट रेशियो फ्रॉम ए, और फ्रॉम बी पूछेंगे तो उल्टा हो जाएगा। और यही एक्स एक्सिस के बजाय अगर y एक्सिस हो जाएगा, और फ्रॉम ए बोला जा रहा है, ये उसी के ऊपर वाले के स्पेशल केस हो गए। तो ये शायद मेरे ख्याल से अपनी स्पीड बढ़ा देगा। फटाफट एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है, माइनस, खत्म, टिक टिक टिक, ऐसे टिक होते हैं। ठीक है, तो स्कूल एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पॉइंट्स पे डायरेक्ट फॉर्मूले बने हुए हैं, अप्लाई करो आंसर। बट स्कूल एग्जाम्स में पूछेंगे और कहीं नहीं पूछेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप्स में। तो किसी को कोई डाउट? ये हो गया भाई हमारा सेक्शन फॉर्मूला। अब तुम कर लोगे ना क्वेश्चंस, तो बाकी तुमने 10th में तो करे हैं, पर अब आरडी के भी तुम कर सकते हो। ये हो गया हमारा पार्ट। अब अपन सेंटर्स देख लेते हैं फटाफट, ठीक है, और एक एरिया, और आखिर में कोलिनियरिटी की कंडीशन भी अलग से लिखवाऊंगा। कि एरिया देख ले पहले, चलो एरिया देख लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है, फिर तुम कर लेना एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है भाई, तुमने सबने पढ़ा होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल। सबसे पहले तो क्या याद रखना है तुम्हें कि नॉन कोलिनियर पॉइंट्स का एरिया एग्जिस्ट करेगा, वरना 0 आ जाएगा। एरिया क्या होता है, हाफ ऑफ मॉड ऑफ x1 y2 माइनस y3 शांति शांति सर ये बच्चा। डिटर्मिनेंट से भी हो सकता है। दिस इज मेथड नंबर 1 M1। चलो, यही नहीं ये भी होता है, जो कि तुम्हें लॉजिकली बता रहा है कि एल्जेब्रिकली दोनों सेम ही होते हैं, बहुत सारों को नहीं पता होता है। एक्स और वाई को इंटरचेंज कर दिया। ये हो गया मेथड 2 ऑफ फाइंडिंग द एरिया। मेथड 3, डेल्टा इक्वल्स टू हाफ ऑफ द, और हाँ यहाँ पे मॉड आएगा, फिर डिटर्मिनेंट x1 y1 1, तीनों पॉइंट्स को ऐसे रखो, y3 1, बाहर रखो अंदर रखो, क्या फर्क है, क्या फर्क है जरा बताओ। नहीं, क्या फर्क क्या है, मॉड में अपन प्रोडक्ट में अलग अंदर बाहर कर सकते हो, मॉड ऑफ हाफ इज हाफ, अंदर रखो बाहर रखो कहीं भी रखो। इसलिए बोलते रटो मत, लॉजिक्स लगाओ, वो सब पढ़ाए हुए, जबकि फंक्शन इतना डिटेल में पढ़ा है। ऐसा भी लिख सकता हूं मैं, याद रखना,
ये दूसरा वाला क्यों बताया, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन आसान हो जाएगी जब तुम एक्सपांड करोगे। कैसे एक्सपांड करते, जैसे वो क्रॉस प्रोडक्ट करते थे प्लस माइनस प्लस करके, मैंने कई बार इसको सर, बता फिर चुका उसका- एक्सपांशन। और वन के अबाउट उसका करोगे तो value वो आ जाएगा। बाहर तो वन ही चलेगा, अंदर की बस कैलकुलेशन कर लेना, तो ये ज्यादा आसान है। पर होल मॉड लगाना मत भूलना, क्योंकि अगर एक एरिया दे दिया और एक अननोन है तो प्लस माइनस से ओपन होता है मॉड, और ऐसे क्वेश्चन आरडी में है, कर लोगे अननोन वाले टाइप के, एकदम इजी, मेंस से भी इजी लेवल के, अब वो तुम कर लेना। चलो कितनी मेथड हो गई बेटा, 3 हो गए। चलो अब चौथी मेथड पढ़ते हैं, जो कि किसी भी पॉलीगॉन में वैलिड है, एनी पॉलीगॉन, फटाफट 1 मिनट में, वैलिड फॉर एनी पॉलीगॉन, स्टेयरकेस मेथड। वैसे तो और भी कई सारी हजारों मेथड, जो इंपॉर्टेंट है 4 वो मैं बता रहा हूं। हाफ बाहर, बेसिकली डिटर्मिनेंट ओरिजिनेट होने से पहले स्टेयरकेस मेथड आया था, उसका फिर और सिंपलर वर्जन और बड़े बड़े कैलकुलेशन में डिटर्मिनेंट यूज होने लगा। क्या है ये स्टेयरकेस मेथड, इज जस्ट टू वे राइटिंग। तीनों कोऑर्डिनेट्स लिख लो पहले, x1 by 1, x2 by 2। ध्यान से देखो सब ब्लैक बोर्ड पे, तभी स्क्रीन पे देखो, x3 by 8। जो भी 3 पॉइंट्स है जिस ट्रायंगल का एरिया निकालना, उसके तीनों पॉइंट्स को लिख लो, और जो भी तुमने ऊपर पहला लिखा कोऑर्डिनेट, जो भी, उसको नीचे वापस से लिख दो। ये बस सॉल्विंग ऑफ डिटर्मिनेंट है टू मेक इट इजी। ये समझ आया, जो ऊपर है वही का वही आखिरी में वापस लिख दो, कोई दिक्कत किसी को, जो भी तुम पहला लिखो। जनरली किसी कोऑर्डिनेट में अगर 0 है उसको ऊपर लिखना फर्स्ट में, क्योंकि नीचे भी आ जाएगा ना, तो कैलकुलेशन 0 के साथ आसान होती है ना, बस इसलिए लॉजिकली अगर देखें तो। करना क्या, कैसे कैलकुलेशन लिखना, लिखने के बाद हाफ लगा दिया और एक होल मॉड तो है ही सही। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, एरो बनाओ एरो बनाओ एरो बनाओ, इसलिए एक और बार रिपीट करा ताकि सबके साथ बन जाए। समझ आ गया सबको एरो, ठीक है। और ये दूसरा एरो, 2 टाइप के एरो बन सकते हैं ना, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। सबसे पहले अपन ऊपर से नीचे चल रहे हैं, मल्टीप्लाई करते जाओ और बीच में प्लस लगाते जाना, x1 by 2, फुल माइनस, पूरा माइनस कर देते क्योंकि सब नेगेटिव में चलेंगे नीचे से ऊपर में, तो अपन पहले बाहर निकाल लेते माइनस। x1 by 3 नीचे से ऊपर जाना है, x1 by 3, x3 by 2, का होल हाफ, और इस पूरे का मॉड इज नथिंग बट डेल्टा, डेल्टा मैट्रिक्स ए। ये लिखना नहीं है, ये डायरेक्ट वैल्यूज रखोगे ना तुम, बस कैलकुलेशन लिखनी है बस, ये सबसे आसान है। तो ये ऑब्जेक्टिव में लगाना भाई, जितने भी क्वेश्चन आरडी में दिए एनसीईआरटी में एरिया के, इससे करो अब सॉल्व, और देखो आंसर मैच हो रहा है, मजा आ जाएगा, तुम सब भूल जाओगे डिटरमिनेंट डिटरमिनेंट, कुछ काम के नहीं है, ये सब नेक्स्ट ईयर देखेंगे, हाई-फाई चीजें नेक्स्ट ईयर देखेंगे। अभी हाई-फाई बोलना है क्या, डिटरमिनेंट डिटरमिनेंट कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, बस ये पता कर लो, याद कर लो, ताकि नेक्स्ट ईयर आए तो काम आ जाएगा। और सॉल्विंग के लिए हम स्टेयरकेस मेथड लगाएंगे, और ये किसी भी पॉलीगॉन में वैलिड है, किसी भी पॉलीगॉन में वैलिड है। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है, 4 कोऑर्डिनेट्स गिवन है, 4 को पर ऊपर वाला वापस रिपीट होगा भाई, तो फिर this माइनस this, किसी भी पॉलीगॉन के लिए वैलिड है, हेक्सागोन भी दे दे जैसा भी। हाँ हाँ, मतलब लिख के बताऊं क्या, लिखो ना, वो तो बड़ा हो जाएगा ना, वो तो लिखते जाओ, इधर वो एरो जाएगा, फिर इधर जाएगा, ठीक है। तो क्या ये याद रखोगे किसी भी पॉलीगॉन में यूज होने वाली स्टेयरकेस मेथड, क्वेश्चन दो क्या, इजी है। सर स्कूल एग्जाम के लिए कौन सी होगी एप्लीकेबल? क्या, स्कूल एग्जाम के लिए कौन सी एप्लीकेबल होगी? जो स्कूल टीचर बताए, सही तो सब है, किताबों में सब जगह सब कुछ गिवन, जो तुम्हें मर्जी वो लगाओ, 10th की अप्रोच लगानी 10th की अप्रोच लगाओ, जो टीचर बोले वो लगाओ। हाँ बिल्कुल, ये फाइंड एरिया, हाँ बेटा एक मिनट, फाइंड एरिया, ओके।
1, -2, -3, -4, 5, -6 के बीच का एरिया बताओ। जिस मेथड को तुम्हें अप्लाई करना है वो मेथड लगाओ, मर्जी तुम्हारी। ठीक है, 5, -6। ठीक है, तुम्हें जो मेथड पसंद है तुम वो लगाओ। मैंने तो तुम्हें सब मेथड पढ़ा दी। पता नहीं, मैंने तो ऐसे रैंडम बनाया है। पता नहीं, कुछ भी लिख दिया ना, कुछ माइनस रखने थे ताकि कैलकुलेशन एरर freeze ना हो। हो। सर स्क्रीन फ्रीज हो गई आपकी। पर मैं तो कुछ लिख नहीं रहा हूँ अभी। सर वो Freeze आपने ही क्वेश्चन रहेगी। लिखा ना था, मैं नहीं दिखा था उसमें, अभी आया। एरिया -8। इसमें चाटा मारने का मन करता है जब इतना सब कुछ पढ़ा दो, ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में मैंने कितनी एफर्ट लगा कि कितना बड़ा मॉड लगाया। भी खा गए। और कुछ खाना है तो भाई देख लो भाई, या नैनेश इसको कुछ थोड़ा बहुत समोसा या कुछ खिला दो भाई, उसे भूख लग रही है, वो खा रहा सर है, मॉड 4 खा आ रहा रहा है, है, हाफ खा गया, खाते ही जा रहे होंगे। 4 आ रहा है। Yes, 4 आ रहा है। हाँ 4 आ रहा है आंसर, बिल्कुल सही सर आपकी स्क्रीन फ्रीज हो गई है। है। स्क्रीन फ्रीज हो गई, 1 सेकंड रुको। आपकी वीडियो भी पॉज हो रही है। तो वीडियो बंद कर देना तो। ओके, आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ऑल राइट। तो ये था हमारा क्वेश्चन। आंसर क्या है? हाफ ऑफ द स्टेयरकेस मेथड, 1, -2, -3, 4, 5, -6 और 1, -2 को रिपीट करेंगे। दिस ये और ये। सबसे पहले तो एरो बना लो। दूसरा पॉइंट, चलो, और वो होल मॉड्यूलस तुम लगा लेना। 4 + 18 - 10 होल माइनस -6 + 20 + 6। बस आंसर आ गया। मॉड ले लेना, कितना आ रहा है? 4। अप्लाई करना आ गया। किसी को कोई डाउट? इजी है, अप्लाई कर लेना। कैन वी प्रोसीड नाउ? ये हो गया भाई एरिया का सबसे बेस्ट तरीका। बाकी एक अननोन दे दिया, कोऑर्डिनेट एंड ऑल, वो सब तुम कर लेना। ठीक है, ये तो टेक्निक्स हो गई अलग अलग तरीके से। आगे बढ़ते, डिटरमिनेंट टेक्निक भी बहुत आसान होती है। नेक्स्ट ईयर जब तुम इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ लोगे डिटरमिनेंट सॉल्विंग की, तो तुम्हें फिर बहुत आसान लगेगा डिटरमिनेंट। सर अभी चल, क्या बोल रहे हो? सर अभी भी स्क्रीन फ्रीज हो रही है सर एकदम अभी भी स्क्रीन लैग होते आ रही है। यस सर। तो चल रहा है। क्या सभी को लैग सर कर आवाज को रही कुछ है? नहीं आ रहा है। ये सर लैग हो रही है, 2 बार रिजॉइन करके भी देखा पर लैग। यस सर। चलो फिर से देखना अब। ओके, तो आगे बढ़ सकते हैं। ये तो एरिया हो गया, तो अब तुम आराम से बिंदास एरिया के क्वेश्चंस कर लेना। ठीक है, कैन वी प्रोसीड टू नेक्स्ट पार्ट नाउ? एरिया के कुछ और भी फॉर्मूले होते हैं जो पहले मैंने बताया हुआ है। हाफ ऑफ ए बी साइन सी, हाफ ऑफ बी सी साइन है, एंड सो ऑन। एंगल्स दे दे, साइड्स की लेंथ एंड ऑल दे दे। और भी बताया है ए बी सी अपॉन में 4r, और डेल्टा इज इक्वल टू आर एस इन रेडियस। ये सेमी पेरीमीटर है, स्मॉल एस। ठीक है, ये साइड्स होती है, और आर होता है सर्कम रेडियस एंड ऑल। और ज्यादा रिफर करना है तो उसके लिए तुम्हें क्या पढ़ना पड़ जाएगा? पीआरएम की क्लास पढ़ लेना, बहुत सारे एरिया के बोलते हैं। रिकॉर्डिंग और लेक्चर्स सब कुछ अवेलेबल है। लेक्चर्स ही देख लोगे, एक बार नोट्स पढ़ लोगे तो ये फॉर्मूले मिल जाएंगे, जितने भी फॉर्मूले बन सकते हैं।
ठीक है, चलो तो आगे बढ़े। चलो तो ये हो हमारा पार्ट। इसके बाद आफ्टर एरिया, और हाँ कोलिनियर में एरिया क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। बाकी मैं कोलिनियर को डिटेल में लूंगा बाद में, बट अब मैं सेंटर्स वापस से इन ब्रीफ बताते जाता हूं। इसमें से पहला है सेंट्रॉइड, जिसको जी से डिनोट करते हैं, ठीक है, जी फॉर सेंट्रॉइड। यही क्यों नोटेशन लिया भाई, ये दिया रहता है किताबों में, तो मैंने भी वही उठाया कहीं से, मतलब कुछ अपना दिमाग नहीं लगाया, वरना मैं होता तो मैं सी या ऐसा कुछ लेता। चलो सेंट्रॉइड जी कैसे निकाल सकते हो और कैसे बनता है, ये पीआरएमओ की क्लास में ऑलरेडी देख चुका है हमने, सबने रिवाइज किया था 8, 9, 10 की प्रॉपर्टीज। फटाफट बता देता हूं। इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, क्या बोला मैंने, इंटरसेक्शन ऑफ, और ये कॉन्करेंट होती है, और कॉन्करेंट तुम चेकिंग भी कर सकते हो। इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। मीडियंस क्या होता है, जो ऑपोजिट साइड को बाइसेक्ट करे। बाइसेक्ट मतलब डिवाइड करे, मिड पॉइंट से निकलेगी, और ये पॉइंट हमारा हो जाएगा जी। तो ये पॉइंट अगर तुम्हें गिवन हो, ये क्लास 10th में तुमने पढ़ा होगा, ये मत बोलना कि ये सिलेबस में नहीं था। सर थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करो। अब ये हो गया। अब मुझे बताओ, क्या तुम पॉइंट, ये मिड पॉइंट्स निकाल सकते हो, ये जो मिड पॉइंट है डी, ई और एफ, बिल्कुल मिड पॉइंट फॉर्मूला तुमने बोला, ये तुम्हें पता है। फिर क्या तुम्हें ये पता है कि सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो 2:1, तो सेक्शन फॉर्मूला से क्या ये पॉइंट जी निकल जाएगा, मिल जाएगा, और वो कोऑर्डिनेट आते हैं x1 + x2 + x3। This will be the formula of finding the coordinates of centroid. Any doubt? बहुत इजी है, कैसे सॉल्व करते हैं ये तुम्हें पता चल गया, ठीक है, देख लो सभी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई डाउट? चलो तो ये हो गया हमारा, सबसे पहले सेंट्रॉइड होता क्या है वो हमने देख लिया। इसके बाद ये जो जी होता है पॉइंट, ये डिवाइड करता है, याद करो जो जेई में आया भी था, डिवाइड्स द 3 triangles into Equal areas. equal area। रिवर्स प्रॉपर्टी भी है ये, याद रखना। कौन कौन से 3 ट्राइंगल, ए जी बी, ए जी सी, बी जी सी, इन तीनों के एरिया क्या होते हैं, बराबर। इन तीनों के एरिया बराबर। ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट, ठीक है। थर्ड पॉइंट पे आते हैं अब अपन। 2 पॉइंट्स तो हो गए हमारे। तीसरा पॉइंट और क्या बन सकता है, तो ये तो हो गया डिवाइड, ये तो इक्वली हो गया। अगर तुम्हें किसी एक ट्राइंगल के वर्टेक्स पूछे और सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स पूछे, तो सर गिवन क्या है, और ये एरिया भी सब बराबर होते हैं, पता है कि नहीं। चलो ये डी एफ, ये मेरे मिड पॉइंट्स हैं, तो अगर मिड पॉइंट्स गिवन होंगे तो क्या एबीसी निकल सकते हैं डायरेक्ट, α1, β1, α2, β2 और α3, β3 दे दिया, तो ए क्या होगा, बी क्या होगा, सी क्या होगा और जी क्या होगा, ठीक है। अगर मिड पॉइंट्स, क्या हो गया बेटा, ठीक है। तो ए कैसे निकलेगा पॉइंट, तो बहुत इजी है, ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूं, बहुत इजी है, स्कूल एग्जाम में भी अप्लाई कर सकते हो। ये जो है ये एक पैरेललोग्राम बनाता है, बहुत इजी है प्रूव करना। और अगर ये पैरेललोग्राम बनाता है तो तुम्हें पता होगा डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, ये तुम्हें सबको पता होगा।
diagonal bisect each other, right angle is diagonal bisect each other. Bisect each other मतलब इन दोनों का जो मिड पॉइंट आएगा वो इन दोनों का मिड पॉइंट आएगा. अगर मैं इस पॉइंट को x1 y1 बोलूं तो क्या x1 प्लस अल्फा 1 बाई 2 क्या अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 बाई 2 के बराबर होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए. 2 2 गया तो कोऑर्डिनेट्स बन गए अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 माइनस अल्फा 1 कॉमा बीटा 2 प्लस बीटा 3 माइनस बीटा 1. मतलब अगर ये पॉइंट निकालना है तो उसके करस्पॉन्डिंग वालों का एडिशन और जो ऑपोजिट है उसका सब्ट्रैक्शन. डायरेक्ट फॉर्मूला. तुमने 10th में कौन सी मेथड पढ़ी थी? इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 इसको x2 y2 बता देता हूं क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन था 10th का. सिलेबस से हटा दिया हो वो मुझे नहीं पता. तो सबसे पहले ये पॉइंट गिवन है तो x1 प्लस x2 बाई 2 इक्वल टू अल्फा 3. फिर x1 प्लस x2 मिल जाएगा, ऐसे ही x2 प्लस x3 मिल जाएगा, ऐसे ही x3 प्लस x1 मिल जाएगा. तीनों को ऐड और इंडिविजुअल से सब्ट्रैक्ट. ये रटा दिया होगा टीचर ने कि ये याद कर लो और ये 100% आता है. इतनी माथा बच्ची क्यों? पैरेललोग्राम कैसे होगा ये तुम सोचो. और जैसे ही पैरेललोग्राम हो गया डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर तो दोनों के x कोऑर्डिनेट भी सेम होंगे और दोनों के y कोऑर्डिनेट भी सेम होंगे डायगोनल के इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे. तो ये आ गया. तो ये तुम्हें डायरेक्ट याद रखना है जो मैं बता रहा हूँ. डायरेक्ट ट्रिक है. ठीक है. ऐसे बी के कोऑर्डिनेट्स बोलो. बी के कोऑर्डिनेट अल्फा 3 प्लस अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 बीटा 3 प्लस बीटा 1 माइनस बीटा 2. सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट अल्फा 2 प्लस अल्फा 1 माइनस अल्फा 3 बीटा 2 प्लस बीटा 1 माइनस बीटा 3. और जी सेम जो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 बाई 3 से बन रहा है वही सेम फॉर्मूला मतलब जो वर्टेक्स से आएगा. मतलब इस ट्राइंगल का भी सेंट्रोइड जी है. सेंट्रोइड होगा वो यही रहेगा. यही नहीं इनके जो मिड पॉइंट का होता है वो भी सेम. यही नहीं उसके भी अंदर जो होगा उसका भी. तो घूम फिर के अगर ऐसे बनाते जाओगे सबका सेंट्रोइड एक ही है. आखिरी में जाके एक पॉइंट ही बचेगा खुद सेंट्रोइड. तो हर किसी का मिड पॉइंट से जो ट्रायंगल बनते जा रहे हैं सबका सेंट्रोइड इज सेम. क्या याद रख सकते हो? बहुत टफ है क्या? नहीं. याद कर लो. हो गया. लिख लिया. ये मैं तुम्हें कोऑर्डिनेट्स के थ्रू बता रहा हूँ. प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में मैंने पूरा ट्रायंगल से रिलेटेड प्रॉपर्टीज एंड ऑल बताया था. ये चीज नहीं बताई थी तब सोचा था कि रेगुलर क्लास में देखने ही वाले हैं. और अब तुम पीआरएमओ की वो क्लासेस के नोट्स को और अच्छे से रिवाइज करना. अच्छे से सॉलिड कमांड हो जाएगी क्योंकि करना तो है ही वो आज नहीं तो कल. आगे जाके प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल आईआईटी का एक चैप्टर है जो लास्ट चैप्टर है हम पढ़ेंगे. उसमें हर एक के प्रूफ अब थोड़ा ना बताऊंगा. प्रूफ ही तो बता रहा हूँ पूरे पीआरएमओ के क्लास में. डायरेक्ट फॉर्मूला बता दूंगा कि याद कर लो. आए कैसे वो सब हम डिस्कस कर ही रहे हैं. चलो खैर काफी अभी के लिए इतना. तो ये वाला पार्ट. अब हम आते हैं नेक्स्ट सेंटर पे आफ्टर सेंट्रोइड. और नेक्स्ट सेंटर उठा लेते हैं सेंटर. Circum. ऑर्थो सेंटर ले लेते हैं. सर्कम सेंटर भी है. ऑर्थो सेंटर सेंटर. ठीक है. अब ऑर्थो सेंटर क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड्स जिसके अंदर हमने लेंथ एंड ऑल डिस्टेंस पढ़े थे और पैरेलल ट्रायंगल पढ़ा था. बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है ये तो हमने. ऐसा लगता है कि ऑर्थो सेंटर से रिलेटेड कोई थ्योरी होगी नहीं ज्यादा पर सबसे ज्यादा ऑर्थो सेंटर के बारे में ही पढ़ा हुआ है हमने बहुत डिटेल में. तो तुम्हें पता है आईआईटी किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकती है. पीआरएमओ के वक्त हमने देखा है. अभी तो थोड़ा बहुत बता देता हूँ बस जो उस समय रिजल्ट्स हमने निकाले थे. नहीं सब फॉर्मूले तो मैं बताऊंगा नहीं. उसके लिए तो तुम्हें पीआरएमओ के नोट्स पढ़ने पड़ेंगे. पूरा टाइम ही वेस्ट हो जाएगा फिर तो बार बार पढ़ाना पड़ जाएगा. ठीक है. और जो चीजें तुमने देखी थी बस मैं वो बता देता हूँ. ठीक है. इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड्स. ठीक है. अब पहला पॉइंट ऑर्थो सेंटर से रिलेटेड ये वाला पॉइंट मेरा बनेगा O. नहीं O मत लो इसको. O को जनरली किताब वाले सर्कम सेंटर के लिए यूज करते H. मैंने उस समय भी शायद H ही बताया था. H.
H is for ऑर्थो सेंटर, बस ऐसा नोटेशन दिया गया है। ठीक है, तो ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलते हैं? वैसे तो ये यूज बहुत कम होता है, और ये आया कहां से ये भी तुम सोच सकते हो, मैंने बताया था। x1 10a प्लस x2 10b प्लस x3 10c अपॉन 10a प्लस 10b प्लस 10c। सेम विथ y1 10a ब्ला ब्ला ब्ला। मतलब सर एंगल्स देना जरूरी है? नहीं नहीं नहीं, और भी टेक्निक है, स्ट्रेट लाइन के थ्रू हम निकाल सकते हैं बहुत इजीली, जो मैं आखिरी में बताने वाला हूँ। तो ये तो हमारे ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हो गए। किसी को कोई डाउट? याद हो जाएगा? ठीक है, ये आया कैसे? तो मैंने शायद बताया था, दूसरा पॉइंट, ऑर्थो सेंटर डिवाइड्स ऑल्टीट्यूड्स इन द रेशियो। मैंने दो रेशियो बताए थे कि ऑल्टीट्यूड कितनी ऑपोजिट साइड को डिवाइड करते हैं, कितने रेशियो में, पढ़ लेना तुम। और ऑर्थो सेंटर कितने रेशियो में डिवाइड करता है, ये तो तुम्हारे मेंस में पूछे जाते हैं क्वेश्चन इस पे डायरेक्ट। किसी को याद है? किसी को याद नहीं होगा? हाँ हाँ, बोलना जरूरी है। नहीं पढ़ा? हाँ सर, नहीं पढ़ा। कुछ पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो पता नहीं। अभी 2 दिन क्लास नहीं हुई थी तो पढ़ाई करी कि नहीं? चलो बढ़िया। हाँ, पता चला कि पढ़ाई नहीं कुछ। चलो अच्छी बात है। पिछली बार जब पूछता था थोड़ा थोड़ा पढ़ा बस। चलो कोई, इसलिए तुम आरडी करो बस, और स्कूल का पेपर आरडी से आता है, आरडी के सॉर्ट एग्जाम। सर आपकी शीट के सॉल्यूशंस आप कब तक भेज दोगे? आज रात को 8 से 9 बजे तक। एक्चुअली मैं भेजना चाहता था, बट मैं 2 दिन से लगातार ट्रेवल कर रहा हूँ, कुछ अर्जेंटली मुझे उदयपुर जाना पड़ा कार से, खुद ड्राइव करके। वापस भी आया, मतलब आज सुबह ही मैं 12:30-1 बजे आया हूँ, और 2 दिन में मैं सिर्फ 4 घंटे सोया हूँ। अब तुम सोच सकते हो, तब भी थोड़ी एनर्जी शायद लो लग रही होगी मेरी कि नहीं, ऐसा नहीं। चलो, तो अभी है 3rd लेक्चर में, शायद और हालत खराब होगी मेरी। ठीक है, तो मेरे को लग रहा था कि यार छुट्टी ले लूं, बट फिर मुझे ऐसा लगा कि तुम शायद ना पढ़ो। हाँ बेटा, जब बॉडी साथ नहीं देती है तो फिर कोई पैशन काम का नहीं करता, बट हाँ उससे एनर्जी मिलती है। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, कभी कभी एनर्जी, एक बोलते हैं ना पॉजिटिव वाइब्स रहती है, तो बीमार व्यक्ति भी खड़ा हो जाता है, किसी को नहीं पता, मिरेकल। तो सब कुछ पॉसिबल है। चलो तो ऑल्टीट्यूड्स को कितने रेशियो में डिवाइड करता है, किसी को पता है? AH/HD की अगर मैं बात करूं तो AH/HD ले रहा हूं तो 10B + 10C/10 याद आया किसी को? इसका पूरा प्रूफ भी बताया है मैंने। ऐसे ही अगर और लेना CH/HF, एक और बता देता हूं, तो ऑपोजिट वाले कौन से दिख रहे हैं? B और A एंगल, 10A + 10B/10C। और वो SSS भर दिया ना सबने? हाँ सर। स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे। ठीक है, जिसने अगर नहीं भरा तो कृपया करके आज भर देना। ठीक है, लिंक शायद मैंने नहीं भेजी, कुछ को भेजी थी मैंने, बट बाकी को तो शायद एडीपी सर ने ग्रुप में भी भेजा हुआ है, MS टीम पर भी है। तो कृपया करके जिसने नहीं भरा तो वो आज पॉजिटिवली फिल कर देना। चलो खैर, ऐसे तीसरा भी तुम निकाल लोगे। ठीक है, तो H डिवाइड्स या ऑर्थो सेंटर ऑल्टीट्यूड्स को, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है मेंस पे। ठीक है, ये हो गया। बाकी पैरेलल ट्रायंगल कॉन्सेप्ट एंड ऑल बस मैं लिख देता हूं, इसकी थ्योरी तुम्हें RMO क्लास में मिल जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर जी। ये पैरेलल ट्रायंगल बनता है और इन सेंटर ऑर्थो सेंटर ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत चीजें थी इसमें। ठीक है, चलो तो खैर ये हो गया। किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? नो सर। नहीं। ठीक है, चलो तो मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। चलो मैं बनाता हूँ एक क्वेश्चन, एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन देखेंगे थोड़ी सी देर में। और कुछ पढ़ा था तुमने?
जरा मुझे बताओ, पीआरएमओ की क्लास में या तुम्हें ऑर्थो सेंटर रिलेटेड कुछ और पता हो तो बताओ। चलो कोई हाँ इसमें कुछ सर्कल वर्कल नहीं बनता है वैसे, वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जरूर बनते हैं ऐसे 3 टाइप के, वो बताए थे मैंने। खैर कोई नहीं, अभी के लिए इतना काफी, अभी के लिए इतना काफी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट सेंटर आता है हमारा सरकम सेंटर, ले लेते हैं चलो। तो अब सरकम सेंटर किसे कहते हैं? सरकम सेंटर, हाँ जी। इंटरसेक्शन ऑफ three perpendicular bisectors. intersection of perpendicular bisector of sides, मतलब ये वाले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वर्टेक्स से जाएंगे ऐसा जरूरी नहीं है। सबसे पहले हमने यही पढ़ा था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या ये यहां से पास होगा क्या वर्टेक्स से? जरूरी नहीं है, वो तो इक्विलेटरल में होता है। इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, तो ये मेरा बन गया सरकम सेंटर को हम O से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसका भी O के कोऑर्डिनेट होते हैं बट वो लीस्ट यूज होते हैं। x1 sin 2a का समेशन अपॉन में sin 2a का समेशन, और y1 sin 2a का समेशन अपॉन समेशन ऑफ sin 2a। किसी को समझ आया ये सिंबल? बहुत इजी, x1 sin 2a प्लस x2 sin 2b प्लस x3 sin 2c। सेम चलेगा जैसे यहाँ चले ना, इतना कोई भी नहीं लिखता है, समेशन ऑफ x1 10a लिखते हैं, बाकी तो अपने आप लिख लोगे प्लस में, और नीचे 10a का समेशन मतलब 3 ही तो एंगल होते हैं, तो मैं पूरा लिखूंगा नहीं, और ये वैसे भी बहुत कम यूज होता है, बट पता होना चाहिए बस कि ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है, क्योंकि एंगल्स कभी गिवन ही नहीं होते हैं। ठीक है, बाकी इससे रिलेटेड थ्योरी तो मैं पीआरएमओ क्लास में बहुत सारी मिलेगी, जिसमें से एक है जैसे कि साइन रूल। साइन रूल इसी के थ्रू आया, x1 a अपॉन साइन a इक्वल टू b अपॉन साइन b एंड ऑल, वो तुम देख लेना आप, मैं बस लिख देता हूं हेडिंग। ये हो गया। इसी ऑर्थो सेंटर का दूसरी डेफिनेशन क्या होती है? इट्स अ पॉइंट whose distance from each vertex is equal, बोलो या सेम बोलो, मतलब OA equals to OB is equal to OC। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा IIT और जेईई में क्वेश्चन पूछे गए, हम भी करेंगे, और एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है आदि शर्मा में भी गिवन है, लोकस से रिलेटेड है, तो वो अपन बाद में भी देखेंगे मतलब अपन। चलो ये 3 पॉइंट्स हो गए, ये भूलना मत मतलब। ठीक है, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होता है, बाकी इसकी ज्योमेट्री एंड ऑल पीआरएमओ क्लास में देख लेना। ये हो गए, किसी को कोई डाउट? क्लियर है? और इसमें एक सरकम सर्कल बनता है जो इसको, और इसी को बोलते हैं कैपिटल R, जो कि सब में सेम होता है, OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC। ये हो गया भाई सरकम सेंटर। ठीक है, ये हो गया थर्ड पॉइंट। कोई डाउट किसी को? आगे बढ़ सकते हैं। कितने हो गए टोटल? कौन से बचा है अब? आखिरी बचता है इन सेंटर। रिकैप करो, रिकॉर्डिंग देखते हैं, तो जो नहीं आया बस वो रिकॉर्डिंग का वो पॉइंट पे स्टॉप करो और मुझे भेज दो स्क्रीनशॉट। सिंपल, मेहनत करो, सिर्फ बोल देना आसान होता है, ऐसा कुछ भी नहीं आया तो ऐसा तो नहीं चलेगा ना। जो नहीं आया उस पार्ट की क्लिपिंग का स्क्रीनशॉट लो, मुझे भेजो, मैं ऑडियो वापस से भेज दूं, सबसे बेस्ट तरीका। मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के तो डाउट्स भी क्लियर नहीं होते हैं।
कि दिमाग में आया और टीचर क्लियर करते हैं। ऐसी टेलीपैथी टीचर के साथ नहीं होती है। क्या व्हाट्सएप पे कैमरे का बटन दबाना पड़ेगा? उतनी भी नहीं होगी तो क्या जेई क्लियर होगा। चलो खैर, अपन अब आते हैं मैं कुछ बता रहा था, एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन। हाँ, चलो मैं बाद में ही बताऊंगा, अभी वो आधा अधूरा याद आ रहा है। अच्छा खासा याद आया था, वो उस समय भी ऑर्थो सेंटर में याद आया था तुमने ना। एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बताना था मुझे, रह गया वो, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इन सेंटर, अब इन सेंटर क्या होता है? इन सेंटर इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, क्योंकि एक्सटर्नल भी होते हैं। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ABC आई, और यहाँ एक सर्कल बनता है अपना। और इंटरनल एंगल बाइसेक्टर मतलब अपने कुछ ये एंगल बराबर, ये एंगल बराबर, ये एंगल बराबर, और इसको कहते हैं इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। पहला, आई के कोऑर्डिनेट, ax1 plus bx2 plus cx3 a plus b plus c, ay1 plus by2 plus cy3 अपॉन a plus b plus c। बहुत इंपॉर्टेंट है, साइड्स वगैरह गिवन होगी, ठीक है, निकालनी पड़ेगी वरना तो। दूसरे पॉइंट पे हम आते हैं। अब ये तो हो गया नॉर्मल इन सेंटर का फॉर्मूला। इन सेंटर एंगल बाइसेक्टर को कितने रेशियो में डिवाइड करती है? डिवाइड्स एंगल बाइसेक्टर इन रेशियो, ठीक है। किस रेशियो में डिवाइड करती है? तो किसी को याद है? वेरी गुड, बिल्कुल सही। अगर मैं बात करता हूं, पहले मान लो AD, तो AI is to ID, जैसे वहां 10 था, यहाँ साइड्स आ जाती है B plus C by M। ऐसे ही CI is to IF, A plus B by C and so on। ये हो गया। सिमिलरली ये BD is to, एक और तुमने पढ़ा हुआ है, ये BD is to DC कितना होता है? तो ये तुमने पढ़ा है, BD is to DC होता है C is to B। मतलब मैं याद दिला रहा हूं तुम्हें, क्या एंगल बाइसेक्टर थ्योरम जो क्लास 9th में पढ़ी थी। बस एक ही लिख रहा हूं मैं पॉइंट, ठीक है। इसमें कुछ और भी चीजें मैंने बताई थी PRMO क्लास में, कि ये BD की लेंथ कितनी होती है, DC की लेंथ कितनी होती है, एंड सो ऑन। PRMO क्लास को रिफर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे जेई मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला याद करने बस, ठीक है। उस क्लास में जितने भी, उस नोट्स में जितने भी फॉर्मूले हैं, और MS टिम्पल पूरे PRMO करके मैंने एक फोल्डर बना दिया, उसमें सब मिल जाएगी थ्योरी भी। तो ये तुम देख लोगे ना, मैं वापस इसकी पूरी ज्योमेट्री बताऊंगा नहीं वापस। एक तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है, और दूसरा अपना ये सेक्शन कितने कितने में डिवाइड होता है, ठीक है। ये सब हो गया। इसमें अब स्मॉल r, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा, जो भी रहता है वो परपेंडिकुलर ड्रॉप स्मॉल r बोलते हैं हम उसको, ठीक है, इन रेडियस। ये हो गया। किसी को कोई डाउट? याद हो जाएगा जितनी भी चीजें थी इसमें इन सेंटर, ठीक है।
चौथा, एक्स सेंटर्स के भी फॉर्मूले बनते हैं। एक मिनट, एक्स सेंटर, तो मैंने पीआरएमओ की क्लास में शायद एक्स सेंटर बताया भी था, फटाफट ब्रीफ करता हूँ कि एक कोई भी ट्राइंगल है, उसके ये तो होते हैं हमारे इंटरनल बाइसेक्टर्स, एक्सटर्नल बाय और उसी के तरीके से इंटरनल बाइसेक्टर का उल्टा एक और क्यों होगा बाइसेक्टर, वो ये वाला होगा, बिल्कुल होगा। ये कैसा जा रहा है तो एक ऐसा भी जाएगा, एक ऐसा जा रहा है तो ऐसा भी जाएगा। ये हो गया, ठीक है। तो अगर मैं इस पॉइंट को ए बोलूं, इस पॉइंट को बी बोलूं, इस पॉइंट को सी बोलूं, तो ए के ऑपोजिट I1 होता है, I2 होता है, I3। ये जो एक्सटर्नल बाइसेक्टर से जो बनता है उसको अपन एक्सेंटर्स बोलते हो। 3 एक्सेंटर्स होते हैं, ठीक है। और ये दोनों एंगल हमेशा ये 90 डिग्री बनते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल एंगल हमेशा 90, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब जैसे मान लो I1 निकालना है, बहुत इजी फॉर्मूला है, बहुत इजी। हमने इंटरनल के लिए कौन सा पढ़ा, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3, तो I1 का हो जाएगा माइनस ax1 प्लस bx2 प्लस cx3, माइनस a प्लस b प्लस a के ऑपोजिट था इसलिए माइनस a कर दिया। एक्सटर्नल डिवीजन होता है, ऐसा कुछ समझ लो, तुम याद कर लोगे, याद हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही दूसरा क्या हो जाएगा, माइनस a/1 प्लस b/2 प्लस c/2, या दूसरा भी बोल सकता हूं, यहाँ पे ax1 माइनस bx2 माइनस ax3, ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। ऐसे ही तुम I2 भी निकाल लोगे, ऐसे ही I3 भी। I2 के लिए कौन सा नेगेटिव होगा, माइनस bx2 वाला, a माइनस b प्लस c, ऐसे दूसरा भी लिख लेना। तो ये अपने एक्सेंटर्स हो गए, ठीक है। अब ये तो हो गए हमारे बेसिक सेंटर्स जिनके फॉर्मूले क्या होते हैं, और कुछ एक आध दो प्रॉपर्टीज और बताइए, बाकी डिटेल में मैंने पीआरएमओ के वक्त बताया हुआ है, ठीक है। तो यहां तक कोई डाउट किसी को, ये तो हो गया अपना बेसिक पार्ट। नो सर। क्या बोला, सर नो डाउट है सर। इनका सेंट्रोइड सेम होगा, हमारा ट्रायंगल ABC ट्रायंगल, और जो बाहर I1 I2 और I3 से बना डिराइव कर लेना, और क्या, डिराइव करके देखो तभी बोलेंगे, वरना तो नहीं बोलेंगे। डिराइव करना, और क्या, ऐसे कोई डायरेक्ट कोई प्रॉपर्टी नहीं है, यू हैव टू डिराइव इट, हो जाए तो हो जाएगा, ओके। तो यहां तक कोई डाउट, ये हमारे पांचों बेसिक सेंटर्स हो गए। अब पॉइंट ये है कि कई जगह पे तुमने ऐसा देखा होगा कि जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आए वो बहुत टफ है निकालना एक पर्टिकुलर ट्राइंगल के लिए। तो क्या कोई और टेक्निक भी है, तो बिल्कुल है, इसीलिए मैंने स्ट्रेट लाइन के बाद सेंटर्स टॉपिक लिया है, क्योंकि सेंटर्स अधूरा है अगर स्ट्रेट लाइन नहीं आता है तो। आधा पहले पढ़ाओ आधा बाद में पढ़ाओ, टाइम वेस्टेज की बात है। अब ये हमने सब कुछ बेसिक सेंटर्स देख लिए, तो अब इन सभी के अल्टरनेट प्रूविंग एंड ऑल बताता हूं, जहां पे फॉर्मूला लगाना टफ हो रहा है तुम्हारे लिए। तो उसमें पहला आता है, अब फिर से सेंट्रॉइड तो कहते हैं बहुत इजी है, उसको तो पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट कौन सा था, ऑर्थो सेंटर देख लेते हैं। ऑर्थो सेंटर कैसे निकालोगे एक ट्राइंगल का, क्योंकि एंगल्स तो नहीं दूंगा मैं तुम्हें सिर्फ 3 कोऑर्डिनेट्स दूंगा वर्टेक्स के, या इन तीनों लाइंस की इक्वेशंस दे दूंगा। क्या क्या बोला मैंने, या तो ये तीनों वर्टेक्स दूंगा ABC, या तो इन तीनों लाइंस की इक्वेशंस तुम्हें दे दूंगा। तो पहले तो मुझे ये बताओ, अगर मैं तुम्हें ये तीनों ये वर्टेक्स दे दूं तो क्या तुम ये लाइंस की इक्वेशन निकाल सकते हो, बिल्कुल। कौन सा तरीका है, 2 पॉइंट फॉर्म, बिल्कुल सही। और अगर लाइंस दे दूं तो क्या वर्टेक्स निकल जाएगी, बिल्कुल निकल जाएगी। कैसे, POI,
ठीक है, चलो तो ये तो सभी को पता है कैसे करते हैं। अब इससे ऑर्थो सेंटर कैसे निकलेगा, तो वो होता है बेसिकली इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड्स, और ऑल्टीट्यूड जो गिरता है वो साइड से गिरता है, मतलब वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड। हमें ये एच निकालना है। तो जहां कहीं भी 90 डिग्री आता है, हमें याद है कि हम m1 और m2 इक्वल्स टू -1 कर सकते हैं। तो क्या m2 निकल सकता है? बिल्कुल निकल सकता है। ये 2 पॉइंट गिवन है तो स्लोप गिवन है, तो m2 निकल गया। समझना, क्योंकि यही क्वेश्चन तुम्हारे स्कूल एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये पूरा सेक्शन कुछ बच्चे पूछ भी रहे थे कैसे करना है, कि ऑर्थो सेंटर कैसे निकलेगा, सर्कम सेंटर, नॉर्मल स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन एंड ऑल, वो पार्ट हम ले रहे हैं। और ये 100% एक क्वेश्चन तुम्हारे स्कूल में पूछा जाता है। तो m2 निकल गया। ठीक है, मुझे बस ये कोई भी 2 लाइन की इक्वेशन चाहिए, क्योंकि 2 लाइन की इक्वेशन आ जाएगी तो POI मेरा h। चलो m2 निकल गया। और a पॉइंट पता ही है, a पॉइंट मुझे पता है और m2 पता है, तो AD लाइन मिल जाएगी। दिस विल बी स्टेप 2, स्टेप 2। बोलो पॉइंट स्लोप फॉर्म से। ठीक है, चलो ये तो हो गया, एक ऑल्टीट्यूड निकल गया। अब आते हैं हम स्टेप 3। कोई भी दूसरा उठा लो, ये मान लेते हैं m3, तो क्या ये m4 निकल जाएगा? कोई भी दूसरा ले लो, क्योंकि ये भी 90 डिग्री है, तो m4 आ जाएगा। और उसी तरीके से सिमिलरली स्टेप 4 क्या होगा? m4 मिल गया, b तो मुझे पता है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से क्या तुम BE की इक्वेशन निकाल सकते हो? बिल्कुल मिल जाएगी। और अगर BE की इक्वेशन निकल गई, AD की इक्वेशन निकल गई, तो आखिरी स्टेप 5 क्या होगी? AD और BE का POI क्या होगा? पॉइंट। ठीक है, कोई डाउट? ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई भी डाउट? ऑनलाइन स्टूडेंट्स किसी को कोई भी डाउट? नो सर। नो ठीक है, सर। ये हो गया हमारा ऑर्थो सेंटर। और ये टेक्निक सभी को याद रखना है, और अब इस पे क्वेश्चन तुम NCERT RD के आप कर सकते हो, ऑर्थो सेंटर कैसे निकालना है, या इससे रिलेटेड जो भी आए आप क्वेश्चन, यू नो दैट पार्ट की कैसे सॉल्व करते हैं। तो किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, वरना अब हम ऑर्थो सेंटर के बाद सरकम सेंटर भी देख लेते हैं। हमने सरकम सेंटर का भी देखा, उसमें sin 2a आता है, वो भी लगाना टफ है। तो अगर हमसे सरकम सेंटर पूछते हैं तो क्या हम डायरेक्ट कर सकते हैं? कोई और टेक्निक है अगर इक्वेशंस या वर्टेक्स दे दे तो? ठीक है, देव और ओम व्यास, 10 दिन के लिए तुम टर्मिनेट कर दिए जाओगे अगर अब एक बार भी तुम दोनों हंसे या नेक्स्ट क्लास से साथ में भी दिख गए, बीच के सेशन में भी, इंटरवल्स में भी। तुम यहाँ पढ़ने आते हो ना, तो पढ़ाई करो। ठीक है, मुझे तो डिस्टरबेंस होता नहीं है। ठीक है, तुम्हारे जैसे कई बच्चे आए और गए, पर बाकी बच्चों को अगर डिस्टरबेंस होने लग गया ना, तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। ठीक है, मास्क पहन लेने से जो भी तुम XYZ मिसशिफ कर रहे हो वो छुप जाती है, ऐसा नहीं है। ठीक है, कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि दिखता है टीचर को, तुम्हें ऐसा लगता है कि टीचर अंधा है, पर ऐसा नहीं है। या मास्क पहन लेने से सब कुछ छुप जाएगा, ऐसा भी नहीं। ये फर्स्ट और लास्ट वार्निंग है। फिर आना मत ना पेरेंट्स के साथ आना कि क्यों टर्मिनेट किया। ठीक है, मैं सुनता नहीं हूं फिर। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं सुनता हूं। ठीक है, मैं पूरे क्लास में ऑब्जर्व कर रहा था, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेट इट बी, लेट इट बी। पर अब एक सीमा होती है ना, तो सीमा को भी अगर तुम पार कर दोगे तो फिर, मैं तुम्हें बोला ना, मुझे गुस्सा मत दिलाना, मुझे बहुत गुस्सा आता है, जो मैं नहीं चाहता हूं। तुम यहाँ पढ़ने आते हो, अच्छे से पढ़ो, एंजॉय करके पढ़ो, ध्यान लगाओ, ब्रेक मिलता है, जितनी मिसशिफ करनी है करो, तब करो, बातें करो, जो करना यहाँ से निकलने के बाद करो। पर जब टीचर पढ़ा रहा है तो टीचर की रिस्पेक्ट करना सीखो। मैं तुम्हें हर बार कहता हूँ, कुछ मत करो तो कम से कम रिस्पेक्ट सीख लो 2 साल, क्योंकि कॉलेज में जाके तो सब बदतमीज हो जाते हैं, सब बदतमीज हो जाएंगे, कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है किसी भी टीचर की, ना टीचर करता है। तो कम से कम ये 2 साल में अगर तुम ये भी सीख गए ना, तो लाइफ में कुछ बहुत अच्छा मॉरल एटिकेट तुम सीख जाओगे, जो कि जरूरी है अगर आपको इस
समाज में रहना है तो, ठीक है। यहाँ नहीं रहना है तो बात अलग है, पर यहाँ सबके साथ रहना है तो कुछ एटिकेट्स होते हैं जहां बड़ों को रेस्पेक्ट किया जाता है, ठीक है। जब कोई कुछ कह रहा है, समझा रहा है तो सुनना जाना चाहिए। मैं तुम्हें कितनी बार बोला, बी अ गुड लिसनर, ठीक है, बी अ गुड लिसनर। ये बहुत बड़ी क्वालिटी है। आई डोंट नो तुम्हें पता है कि नहीं, पर मैंने अपनी लाइफ में कई सारे इंटरव्यू दिए, बड़ी बड़ी कंपनीज के दिए, जो तुम बस सोचते हो ख्वाब होगा तुम्हारा, वहां तक मैं गया हूं इंटरव्यू में, और उनका जो फीडबैक और रिव्यू आता है वो मैं तुमसे शेयर करता हूं। उसमें सबसे पहला पॉइंट होता है बी अ गुड लिसनर। अगर तुम आगे जाके आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हो, ठीक है, अगर एक गुड लिसनर नहीं हुए ना तो जाओ, यहां से जाओ। बहुत देखे तुम्हारे जैसे, तुम कितना भी दिमाग हो, डजंट मैटर, लाइफ में कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, ठीक है। तो बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं, नहीं है अपने में वो गुण तो सीखो। यहां तुम सीखने के लिए आ रहे हो, नॉट जस्ट दिस मैथ्स। ये मैथ्स तो ठीक है, आज नहीं तो कल सीख जाओगे, 10 दिन बाद एग्जाम आएगी स्कूल में तो रट रट के पास हो जाओगे, सीख तो जाओगे, पर ये जो मॉरल एटिकेट्स है ये कभी नहीं सीख पाओगे। तुम्हें नहीं पता होगा, बट मैं एक चीज और बता दूं, मैंने क्यों ऑफलाइन के लिए मोटिवेट करा हुआ है, पता है क्यों? क्योंकि ये जो मॉरल एटिकेट्स जो सीखते रिस्पेक्ट करना टीचर को, वो ऑनलाइन में कभी नहीं आ सकता। टू बी वेरी फ्रैंक, आज से 10 साल बाद टीचर निकलेगा, स्टूडेंट निकलेगा, गुड मॉर्निंग तक विश नहीं करेगा, खड़ा तक नहीं होगा टीचर आएगा तो, क्योंकि ये सब ऑफलाइन में सिखाते हैं, ठीक है। ये मॉरल एटिकेट्स होते हैं जो कोई नहीं और सीख सकता है कहीं पे भी जाके। ऑनलाइन लगता बहुत अच्छा है तो ठीक है, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल पढ़ो, बट ये जो मॉरल एटिकेट्स है इनको भी साथ में लेके चलो, तो ऑनलाइन इज द बेस्ट। और नहीं है तो ऑफलाइन में आओगे तो मैं सिखा दूंगा कैसे भी करके, ठीक है, वो जरूरी है, ठीक है। आफ्टर 2 इयर्स जो भी रिजल्ट आए, पर जो दूसरी चीजें होती है लाइफ में जो तुम्हें लाइफ टाइम काम आएगी, ये शायद ना आए काम, वो जरूरी है, जो साथ में तुम्हारे साथ चलेगी पूरे लाइफ के लिए, ठीक है। तो कुछ कुछ चीजें समझो बेटा, अभी छोटे हो तुम, ठीक है, तुम्हारी एज में मैं भी था, ठीक है। बहुत बार टीचर ने मुझे चिल्लाया, बहुत बार, कई बार तो मैं हंसता ही रहता था। वो क्या था, सो कॉल्ड एमोटी। मुझे इतनी हंसी आई, इतनी हंसी आई थी, वो कुछ होती ना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, शायद तुम पढ़ोगे या कभी, मुझे जस्ट अभी याद आया तुम्हें ये, मुझे इतना हंसी, और मैं हंस नहीं रहा था, मैं तो पढ़ रहा था पूरे फोकस होके, पास वाला उंगली कर रहा था बार बार, और मैं छुप छुप के हंस रहा था। अभी तो मास्क है, तब मैं पीछे वाले से छुप छुप के, और टीचर ने उस दिन जो चिल्लाया मुझे आज भी याद है, शायद वो बहुत जरूरी था, और जितना जलील किया मुझे, उसके बाद तो केमिस्ट्री में जो चेंज आया, हमेशा टॉपर रहा मैं, जिस भी इंस्टीट्यूट से पढ़ता था वहां का भी टॉपर रहा, ठीक है, और एक अलग ही चेंज आ गया, स्कूल का टॉपर रहा केमिस्ट्री। तो शायद कभी कभार, और वो तो खैर जो हुआ वो मैं नहीं बताऊंगा मेरे साथ, बट ठीक है, वो सीखने को मिला मुझे। मैंने चीज सोच ली कि आज इतने लोगों के बीच में मुझे जलील किया है, मैं इसको पॉजिटिव वे में लूंगा, ठीक है। और पॉजिटिव वे में कैसा, पढ़ाई करके, जो मेरे में कमियां है उसको दूर करके, धीरे 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 करके मैं उन टीचर का फेवरेट स्टूडेंट बन गया। आज भी बात करते हैं, आज भी, वरना आजकल की जनरेशन तो पता नहीं 10 साल बाद टीचर को याद रखेंगे कि नहीं, ठीक है। आज भी ऐसे बच्चे मेरी फर्स्ट बैच के जो आउट ऑफ इंडिया जा चुके, बहुत सारे, बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट में उनका मतलब हो गया, बहुत अच्छी अच्छी जगह गए हुए हैं, आज भी टीचर्स डे पे उनका 12 बजे या कभी ना कभी मैसेज आता ही है, लेट आता है तो ये लिखते हैं, सॉरी सर मैं अपने काम में, जॉब में बिजी था। वहां का नाइट वर्क शिफ्टिंग और अलग अलग चलता है ना हर कंट्री का, वो अलग था इसलिए नहीं करता, ठीक है। आज भी जिस बच्चे की मैं बात करता हूँ, सिद्धार्थ डांगे, उसने बहुत एक अच्छी अपनी वेब पेज भी करा और एक अच्छा स्टार्टअप करा है, नैनयांग यूनिवर्सिटी से पास आउट हुआ था, इन यहाँ पे, सॉरी नॉट इंदौर, वडोदरा का सिटी टॉपर था बोर्ड्स में भी, आईआईटी क्रैक करा, नैनयांग यूनिवर्सिटी के थ्रू, आईआईटी और इन सब के स्कोर गार्ड से एशिया की सेकंड बेस्ट यूनिवर्सिटी है उसमें गया, और उसके बाद उसने अभी एक स्टार्टअप करा है, मेरे को साइट याद नहीं है, ठीक है, उसने कौन सी वेबसाइट बताई मैं तुम्हें बताऊंगा। सिद्धार्थ डांगी न्यू एरा का ही बच्चा है, अच्छा जानते हो तो उससे पूछना, ठीक है, वो तुम्हें बताएगा रिस्पेक्ट क्या होती है टीचर के लिए, सच में। आज भी उसका जहां कहीं भी है, नंबर शायद वो नहीं हो पा रहा था तो कम से कम उसने 10 बार मुझे आज भी व्हाट्सएप कॉल करा, पर मैं शायद क्लासेस में था या कहीं ना कहीं बिजी था तो नहीं उठा पाया, फिर उसका मैसेज आया बहुत बड़ा,
ठीक है, मैं कोई अपनी कोई तारीफ नहीं करना चाहता हूँ, मैं बता रहा हूँ कि ये बच्चे भी होते हैं। ठीक है, कहीं भी चले जाओ ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे बच्चे मिले हैं मुझे लाइफ में, वो ये कहते हैं, मतलब आता है उनका 5 साल 10 साल बाद मैसेज। अभी एक का आया था 6 साल बाद, एक मैसेज आया था मेरे पास, सच में मतलब बहुत खुशी हुई मुझे कि सर उस समय मैं कुछ कर नहीं पाया। ठीक है, उस समय मैं आईआईटी क्रैक नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि सर आप तो बेस्ट थे, बट मैं उतना डिसिप्लिन होके तैयारी नहीं कर पाया, मैं ओरिएंटेड नहीं था उस टाइम पे। शायद होता तो शायद मैं और अच्छा होता, बट कोई बात नहीं। आपके वो 2 साल का एक्सपीरियंस मुझे आज भी काम आता है। आपका वो क्लास में चिल्लाना, जब मेरा कोई बॉस या कुछ आता है तो मुझे याद आता है कि सर ने ऐसी सिचुएशन कुछ बताई थी। ठीक है, और ये प्रैक्टिकल चीजें जो होता है, ये जो मैनेजमेंट स्किल्स होती है, कैसे डील करना, ये चीजें बस सीख जाते हैं, सिखाना नहीं पड़ती है, ऐसा रहता है। ठीक है, तो उसने बताया कि वो अभी बहुत अच्छी, मतलब अभी शायद गूगल में या कहाँ पे बहुत अच्छी पोस्ट पर है। ठीक है, बहुत अच्छी पोस्ट। मतलब मैं तो, मेरे पास ऐसे ऐसे बच्चे कि तुम सोच भी नहीं सकते हो, जो स्टार्टिंग में कुछ नहीं थे, बट कुछ आखिरी दिन निकलते हुए बोला था कि सर लाइफ में मैं कुछ तो करूंगा, आज आपका स्टूडेंट हूं तो नाम तो खराब नहीं करूंगा आपका। ठीक है, जो अब मुझे डर है, पता है कि 10 साल बाद तो बच्चा देखेगा तक नहीं टीचर को। ये सिचुएशन आनी है, भले ही तुम्हें कड़वी लगे। तुम खुद इमेजिन कर लो कि जिस टाइप से चल रहा है, एक हवा चल रही है, उस हवा को अगर हम थोड़ा सा और गौर करें, हम सोचते हैं ये टीचर्स, ठीक है, कि 20 साल बाद 30 साल बाद अगर हम देखेंगे कौन है टीचर, नाम से बुलाना शुरू कर देंगे। ये ट्रेंड आने वाला है। ठीक है, वो बहुत जल्दी आने वाला है। पहले एक होता था कि एक एज के बाद कॉलेज में जाके, या ठीक है उसके बाद तो मैंने बोला ना बदतमीज हो जाते हैं। ठीक है, वो नहीं, पर 12th तक तो शायद जब तक स्कूल चलता है तब तक ये स्कूल में ये चीजें सिखाई जाती है। सुबह प्रेयर होती है, पर ये सब ऑफलाइन में होती थी। ऑनलाइन में बच्चों को पता ही नहीं कि प्रेयर क्या होती है, प्रेयर जो बोलते हैं उसके मीनिंग्स क्या है, नो वन नोस। मुझे लगता है ये तो और वर्स्ट सिनेरियो होने वाला है। ठीक है, तो आई जस्ट होप सो कि जो मुझसे पढ़ रहे हैं उनमें ये चेंज जल्दी ना दिखे, जल्दी से ना दिखे, यही उम्मीद करता हूं मैं, और इसी उम्मीद से मैं रोज पढ़ाता हूं। ठीक है, पैशन में बोलता तो हूं, ठीक है, बट वो पैशन बच्चों से आता है। अगर बच्चे वो फीडबैक नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं टीचर का मोटिवेशन डाउन हो जाएगा। ठीक है, टीचर को भी एक मोटिवेशन चाहिए। तुम तो बोल देते हो वी आर इन डिप्रेशन मोड, वी आर इन डिमोटिवेटेड, ब्ला ब्ला ब्ला। अरे टीचर होता है, पता है किससे होता है? जब बच्चे मार्क्स नहीं लाते हैं, जब बच्चे रिस्पॉन्स नहीं करते, जब बच्चे होमवर्क नहीं करते हैं, जब बच्चे टीचर्स को फॉलो नहीं करते हैं, तब टीचर को भी दुख होता है कि बोलो कैसे है बच्चे। तब टीचर भी डिप्रेस होता है, टीचर भी डिमोटिवेट होता है, बस वो बोलता नहीं है। ठीक है, बोलता नहीं है वो कि ठीक है बच्चे है कोई बात नहीं। ठीक है, और कुछ को तो ऐसा भी लगने लगा है आजकल, पिछली बार ऐसा एक सीन हुआ था मेरे साथ, नहीं किसी और टीचर को पता चला था कि आजकल के टीचर्स तो क्या, इनको तो पैसा मिल रहा है, हम पढ़ रहे हैं, ये सिचुएशन, ये भी थिंकिंग हो गई है कि पेरेंट्स ने पैसा भरा है तो दे आर जस्ट एन एम्प्लॉय। ठीक है, एम्प्लॉय है, नहीं करेंगे तो जैसे कॉल सेंटर पे चिल्लाते हैं ना फोन करके अपन, काम नहीं हो रहा है, वैसा टीचर के लिए बोला जा रहा है आजकल। तो ये भी मैंने सुना था। ठीक है, मैं तो सुन ही नहीं सकता हूँ खैर, पर ऐसा किसी एक के साथ हुआ, मतलब ये सिनेरियो भी देखने को मिल रहा है। बोलो, यहाँ टीचर सब कुछ पढ़ा रहा है, चीख चीख के चिल्ला रहा है, और बच्चे के दिमाग में तो क्या आ रहा है कि ये इनको तो पैसा मिल रहा है, क्या इनको तो चिल्लाने दो, क्या है, नहीं चिल्लाएगा तो मैं कंप्लेन कर दूंगा कि भाई इसको ये पढ़ाना नहीं आता है। ऐसा ये भी दिन देखना पड़ रहा है। मैं आज तुम्हें अपने दिल की बात बता रहा हूँ, पता नहीं अब आगे और क्या क्या देखने को मिलेगा, पता नहीं, बहुत कुछ तो देखा मैंने। ठीक है, पर फिर भी अभी भी मुझे उम्मीद है कि वैसी टाइप की वर्स्ट सिचुएशन तो मेरे होते हुए तो नहीं आएगी जब तक मैं पढ़ा रहा हूँ जिन बच्चों को। ठीक है, फिर किसी दिन ये भी सोचता हूँ कि जब ऐसी सिचुएशन आ जाएगी तो पढ़ाना बंद कर दो भाई। सही है, और क्या है, रेस्पेक्ट एक बहुत बड़ी चीज होती है यार, जिसको तुम मान, स्वाभिमान, सम्मान जो भी बोलते हो, आत्मसम्मान, जब वो ही नहीं रहेगा तो टीचर क्या बोलेगा फिर। ठीक है, एक रहती है रेस्पेक्ट एंड एटिकेट्स, और जब वो खत्म हो जाएगा तो फिर कुछ पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। तुम आईआईटी में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ। ठीक है, मेरा एक फ्रेंड था जिसने बताया था, वो आईएएस ऑफिसर है। ठीक है, उसने मुझे बताया था कि एक उसके साथ एक कलीग था, जबरदस्त होशियार, ठीक है, बट गुड लिसनर नहीं था। ठीक है, वो एटिकेट्स, मॉरल एटिकेट्स नहीं दिखे उन बड़े सीनियर्स लोगों को, निकाल दिया बाहर। कितनी बार? 3 बार रिजेक्ट हुआ है, चौथी बार में उसको समझ आई
कि सिर्फ नॉलेज होना जरूरी नहीं है लाइफ में, ठीक है। आईएएस ऑफिसर बनना, आईएएस की एग्जाम पूरे वर्ल्ड में सबसे टफेस्ट बोलते हैं, आईआईटी तो उसके बाद आता है क्योंकि उसका इंटरव्यू नहीं निकलता है। मैं तुम्हें कुछ झलकियां बता रहा हूँ, मैं क्यों बोलता हूँ बी अ गुड लिसनर। मैं कुछ भी चीज तुम्हें टिप्स दे रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मैं अपने एक्सपीरियंस से दे रहा हूँ, ना कि किसी का कोई कॉपी पेस्ट करके, ठीक है। मुझे भी 10 साल हो गए अब पढ़ाते हुए, बहुत बड़ा सर्कल हो गया है, तो कुछ ना कुछ सीखने को आज भी मुझे खुद को मिलता है, और कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो मैं चाहता हूं कि तुम अपनी लाइफ में अडॉप्ट करो उनको, लाइफ में बहुत चेंज आएगा, ठीक है। और ये जो स्टडी से ही ऑटोमेटिकली दिमाग में भी इंसर्ट होती जाएगी जब वो सीखने की एबिलिटी होगी, और भी बहुत सारी चीजें हैं। खैर चलो, खैर छोड़ो, टाइम बहुत हो गया है, ठीक है। तुम्हें ब्रेक नहीं मिलेगा तो गुस्सा हो जाओगे। चलो खैर, इससे हम कल आगे कंटिन्यू करेंगे, कल या जब भी नेक्स्ट क्लास होती है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। Bye, sir. Bye, sir. थैंक यू। बाय सर।